नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं मेघ आए कविता के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। पहला जो प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें उल्लेखित कीजिए। तो बादलों के आने पर प्रकृति में निम्नलिखित क्रियाओं को चित्रित किया गया है। बादल की मेहमान की तरह बन ठन करके सज करके आते हैं, उसके आने की सूचना देते हुए आगे आगे बयार है वो चलती है। उनके आगमन की सूचना पाते ही लोग अतिथि का सत्कार करने के लिए घर के दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं। वृक्ष भी कभी गर्दन उठा करके झुका करके तो कभी उनको देखने का प्रयत्न करता है। आंधी के आने पर धूल घाघरा उठाए भागना इसमें प्रतीक दिखाया गया है। प्रकृति के अन्य रूपों के साथ नदी ठिठक गई है तथा घूंघट सरका करके आंधी को देखने का प्रयास करती है। सबसे बड़ा सदस्य होने के कारण बूढ़ा पीपल है वो आगे बढ़ करके आंधी का स्वागत करता है। ग्रामीण स्त्री के रूप में लता का किवाड़ की ओट में देर तक आने का उल्हाना देना। तालाब मानो स्वागत करने के लिए प्रात पानी भर के ले आया है और इसके बाद आकाश में बिजलियां चमकने लगी हैं और वर्षा के रूप में उनके मिलन के अश्रु बहने लगते हैं। ये इसमें कौन कौन से प्रतीक दिखाए हैं भाई? धूल है, पेड़ है, नदी है, लता है, ताल है। किस किस के प्रतीक दिखाए गए हैं? तो धूल स्त्री का प्रतीक है भाई, पेड़ नगरवासी हैं, नदी स्त्री है और लता है वो मेघ की प्रतीक्षा करने वाली नायिका है और ताल है वो सेवक है। तो अगला प्रश्न है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो लता ने ताल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा क्योंकि वह मेघ के देर से आने के कारण आकुल हो रही थी तथा संकोचवश उसके सामने नहीं आ सकती थी। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। गांठ अक्षमा करो, गांठ खुल गई है अब भरम की, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। तो यहाँ कवि ने नायिका को यह भ्रम था कि उसके प्रिय मेघ आएंगे या नहीं, परंतु बादल रूपी नायक के आने से सारे भ्रम हैं उसके दूर हो गए हैं और अपनी शंका पर दुख व्यक्त करती हुई नायिका अपने प्रिय से क्षमा याचना करती है। प्रकृति के अन्य सभी रूपों में मेघ के आने पर का प्रभाव पड़ता है। नदी ठिठकी है तथा उठ करके ऊपर देखने की चेष्टा करती है और उसका घूंघट सरक गया है, वह भी मेघ के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। तो मेघ रूपी मेहमान के आने में क्या परिवर्तन हुए हैं? अगला प्रश्न है। तो मेघ के आगमन से दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे हैं, हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगी है और जिससे पेड़ अपना संतुलन है वो खो बैठते हैं, कभी उठते हैं तो कभी झुक जाते हैं। धूल रूपी आंधी चलने लगती है और हवा के चलने से संपूर्ण वातावरण है वो प्रभावित होता है। नदी की लहरें उठने लगती हैं, पीपल अपना पुराना वृक्ष जो है सबसे पुराना वृक्ष है वो झुक जाता है। तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है, अंततः बिजली कड़कती है और आसमान से मेघ पानी के रूप में बरसने लगते हैं। तो बने रहिए विद्यार्थियों मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले बटन को भी दबा लें। मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? बहुत दिनों तक न आने के कारण गांव में मेघ की प्रतीक्षा की जाती है। जिस प्रकार मेहमान यानी दामाद
बहुत दिनों बाद आते हैं, उसी प्रकार मेघ भी बहुत दिनों बाद आए हैं। अतिथि जब घर आते हैं तो संभवतः उनके देर होने का कारण उनका बन ठन कर आना ही होता है। कवि ने मेघों में सजीवता डालने के लिए मेघों के बन ठन के संवर के आने की बात कही है। अगला जो प्रश्न है, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार को खोजकर लिखिए भाई। यानी मानवीकरण अलंकार के जो उदाहरण आए हैं वो और रूपक के आपको लिखने हैं। तो मानवीकरण के देखो भाई, आगे आगे नाचती हुई बयार चली, यहाँ बयार रूपी स्त्री का मानवीकरण किया गया है। मेघ आए बन ठन के संवर के में यहाँ मेघ का दामाद के रूप में मानवीकरण किया है। पेड़ झुककर झांकने लगे गर्दन उचकाएं, या पेड़ों का नगरवासी के रूप में मानवीकरण किया गया है। धूल भागी घाघरा उठाएं, या धूल का स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। बूढ़े पीपल ने आगे सरककर जुहार की, तो पीपल का वृक्ष पुराना वृक्ष गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के रूप में है। बोली अकुलाई लता, या लता स्त्री की प्रतीक है। ये कविता में प्रयुक्त अलंकार हैं भाई। अगला स्तेज टारी, यहाँ स्तेज टारी में रूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दामिनी दमकी को में भी चमकने के कारण रूपक अलंकार है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके में भी इन माध्यमों से भी बारिश को पानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अगला जो प्रश्न है, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए भाई। तो गांव में कविता में गांव के रीति रिवाजों के माध्यम से वर्षा का ऋतु का चित्रण किया गया है, और इसके माध्यम से कवि ने गांव के कुछ रूढ़िवादी परंपराओं की ओर संकेत किया है या ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है। दामाद चाहे किसी के भी घर आए, लेकिन गांव के सभी लोग हैं उन्हें उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। गांव की स्त्रियां मेहमान से पर्दा करती हैं। नायिका भी मेहमान के समक्ष घूंघट नहीं खोलती। सबसे बुजुर्ग आदमी जो है ना झुककर मेहमान का स्वागत करता है, स्वागत करना पड़ता है। मेहमान के आगमन पर वधू पक्ष के लोगों को दूल्हे के पैरों को पानी से धोना पड़ता है, जो कि तालाब के रूप में यहाँ कवि ने दर्शाया है कि थाल लाया परात भर के। अगला प्रश्न है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। कविता में कवि ने मेघों के आगमन तथा गांव में दामाद के आगमन में काफ़ी समानता है ना वो दर्शाई है भाई। जब गांव में मेघ दिखते हैं तो गांव के सभी लोग उत्साह के साथ उसके आने की खुशियां मनाते हैं, और हवा के तेज बहाव से पेड़ अपना संतुलन खो बैठते हैं, और नदियों तथा तालाबों में जल में उथल पुथल होने लगती है, और मेघों के आगमन पर प्रकृति में के अन्य अव्यय प्रभावित होते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी गांव में जब कोई दामाद आता है तो गांव के सभी सदस्य उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। स्त्रियां किवाड़ की ओट में दामाद को देखने का प्रयत्न करती हैं, या आप खिड़कियों से कह लीजिए, या स्त्रियां चिक नहीं भाई, यहाँ या तो किवाड़ लिखिएगा या खिड़कियाँ। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी सर्वप्रथम उसके समक्ष आकर के उसका आदर सत्कार करते हैं, और पूरी सभा का केंद्रीय पात्र वही होता है। अगला प्रश्न है, ये काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है भाई। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बन ठन के सज संवर के। यहाँ पाहुन दामाद के माध्यम से प्रकृति का मानवीकरण रूप प्रस्तुत किया गया है। कविता में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कविता में भाषा का सहज तथा सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहीं कहीं पर ग्रामीण शब्दों जैसे पाहुन का प्रयोग किया गया है, जैसे बन-ठन में बै वर्ण का प्रयोग बार बार हुआ है। अतः यह अनुप्रास अलंकार भी है। मेघों को पाहुन के रूपक के द्वारा प्रस्तुत
किया गया है। अतः यह रूपक अलंकार है। वर्षा आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान में देख करके एक अनुच्छेद लिखना है भाई। जब बरसात होती है तो आपके इर्द गिर्द क्या क्या है ना परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो वर्षा के आने पर वातावरण में की जो गर्मी है वो खत्म हो जाती है, पेड़ पौधे स्वच्छंद दिखते हैं, आसपास के गड्ढों में पानी भर जाता है, सड़क किनारे नालों में पानी भर जाता है, ये सारी पानी सड़क पर आ जाता है। इससे यात्रियों को असुविधा होती है। कभी कभी अधिक वर्षा होने से सड़क पूरी तरह से पानी में डूब जाती है, उसमें बसें और टैक्सियों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग कहा है, क्यों कहा है, पता लगाइए। पीपल के वृक्ष की जो आयु है ना भाई, वो अन्य वृक्षों से अधिक होती है। अक्सर देखा गया है कि गाँव में पीपल के वृक्ष को पूजनीय माना जाता है तथा इसकी पूजा भी की जाती है। संभवतः इन्हीं कारणों के कारण कवि ने इन्हें बुजुर्ग कहा है, पीपल को बुजुर्ग कहा है। कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ अतिथि दामाद का विशेष रूप महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में कुछ परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या नज़र आते हैं भाई, क्या परिवर्तन नज़र आते हैं? देखिए, हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव है, यानी अतिथि को देव तुल्य माना गया है, परंतु आज के समाज में इस विषय को लेकर के बहुत परिवर्तन हैं वो हो गए हैं। इसका प्रमुख कारण है भारत में पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का आगमन हो गया है। यानी पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने के कारण आज का मनुष्य इतना आत्म केंद्रित होता जा रहा है कि उसके पास दूसरों के लिए समय का अभाव हो गया है। इसी कारण आज का संयुक्त परिवार की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। ऐसी अवस्था में अतिथि सत्कार करने की परंपरा प्राय लुप्त होती जा रही है। कविता में आए मुहावरों को छांटकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए भाई। बन ठन के तैयारी के साथ आज काव्य सम्मेलन में सभी कवि बन ठन के आए हैं। सुधि लेना, खबर लेना, बहुत दिन हो गए मैंने अपने प्रिय मित्र की सुधि तक नहीं ली। गांठ खुलना, समस्या का समाधान होना, बात की तरह तय तक पहुंचकर दोनों के बीच के संबंधी गांठ खुल गई। अश्रु के मिलन, खुशियों मिलन की खुशी, इतने दिनों के बाद अपने सगे भाई से मिलकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगला है, कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए भाई। आंचलिक होते हैं जो ग्रामीण शब्द जो होते हैं ना भाई, उनकी सूची बनानी है। जैसे बयार है, पाहुन है, उचकना है, जोहार है, सुधि लेने, ये आंचलिक शब्द हैं। अगला जो प्रश्न है, मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा इसे स्पष्ट किया जा सकता है। मेघ आए बन ठन के संवर के, पाहुन जो आए गाँव में शहर के, पेड़ झुककर झाँकने लगे गर्दन उचकाए, बरस बाद सुधि लेनी, पेड़ झुककर झाँकने लगे, किवाड़ अटारी, ये जो है ना लिए। तो उपयुक्त पंक्तियों में ज़्यादातर साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर गांव का माहौल स्थापित करने के लिए ग्रामीण भाषा जैसे पाउन, सुधि आदि शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, और ताकि उसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो भाई ये हमने इस कविता के अभ्यास के जो सारे के सारे प्रश्न कर लिए हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।